क्या आपको पता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? रेलवे का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप जानते हुए भी नहीं क्वेश्चन लगा पाएँगे। अगर आपको आंसर आता होगा तो इसका आप मैसेज कीजिएगा। इस कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो बताइएगा, नहीं पता होगा तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन पूछता है रेलवे और उसको छाँटने के लिए भी और अच्छे बच्चे लेने के लिए भी दोनों कार्य करता है। रेलवे नहीं, कोई भी एग्ज़ाम जो अगर आप देंगे तो उसमें अच्छे बच्चों को लेने के लिए प्रयास करता है। और आप लोगों को ह जैसे किसी भी व्यक्ति को हटाने के लिए भी मतलब कि विद्यार्थी को अगर ऐसा टिपिकल क्वेश्चन देता है कि हट जाएँ वो, तो आपका एक क्वेश्चन गलती होगा तो सिलेक्शन से आप बाहर हो जाएँगे, तो यही चीज़ देता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, ये चीज़ जानना है और इसी में हम लोग 65 क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोगों के सामने और यह देखिए सब क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, ठीक है? तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे स्टार्ट है 1 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का पावर फैक्टर है। दिया हुआ है कि ऑप्शन ऑप्शन है कि 0 है, 1 है, लैंगिक है, लीडिंग है। तो इसका 1 हो जाएगा। एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का पावर फैक्टर 1 है। इसका आंसर ए बी सही हो जाएगा। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर शाकाहारी है, तो उसको फास्फोरस की आवश्यकता अगर है शरीर में, तो वो कहाँ से प्राप्त कर सकता है? सोयाबीन से है, मछली से या चावल से या दूध से, तो वह सोयाबीन से फास्फोरस को प्राप्त कर सकता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। बीसीजी के टीके के किस रोग में के विरोध में लगाए जाते हैं? जो बीसीजी का जो टीका होता है, वो किसके विरोध में लगाया जाता है? मीज़ल्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, इसको टीबी बोलते हैं, टीबी और पोलियो है, हेपेटाइटिस बी ये हेपेटाइटिस ए है। तो जो बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है, वो किसके लिए लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाया जाता है। यह छोटे बच्चों के लिए बीसीजी का टीका लगता है। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है इसको यक्ष्मा, टीबी भी बोलते हैं। तो यह जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस में लगाया जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। एस्टिग्मेटिज़्म एक बीमारी है, कहाँ की बीमारी है? आँख की है या कान की है, नाक की, गले की? तो एस्टिग्म जो है आँखों की बीमारी है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। है कि हमारे भोजन में 5वाँ क्वेश्चन है कि हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। जो संरक्षात्मक जो खाद्य पदार्थ है कौन-सा है? वसा और विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज है, विटामिन और खनिज है या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें जो संरक्षा की बात होती है, जैसे कि देखिए जो हमारे शरीर में जो मसल्स बनते हैं वो प्रोटीन से बनता है, लेकिन कोई रोग से अगर लड़ने की क्षमता होती है वो विटामिन में होता है। तो यही पूछ रहा है कि संरक्षात्मक जो खाद्य पदार्थ है कौन-सा है? तो वह है विटामिन और खनिज है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है अल्फा कण का, बीटा कण का, अल्फा और बीटा कण का, न तो बीटा कण और ना ही अल्फा कण का। तो 6 का आंसर हो जाएगा, सी होगा अल्फा और बीटा कण जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र को विक्षेपित करता है। कौन-सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? यहाँ पे यह जो हो घाव भरने के लिए जो होता है, वो कौन-सा विटामिन है? तो हमारे शरीर में विटामिन सी के कारण से ही मतलब विटामिन सी की अगर कमी हो जाएगी, तो घाव नहीं भर पाएगा। इसी को पूरा करने के लिए विटामिन सी को दिया जाता है, जिससे कि घाव भर सकता है। विटामिन ए की कमी से जो होता है, वो क्या होता है? ए की कमी से रतौंधी होता है, याद रखिएगा। और रतौंधी क्या होता है? तो यह रात में दिखाई नहीं देता है इससे। विटामिन डी की कमी से रिकटेस होता है और यह विटामिन डी मिलता कहाँ से है? तो यह मिलता है सूर्य के प्रकाश से। और विटामिन बी 12 है बी बी है मतलब कि बेरी-बेरी या पेलाग्रा भी बोलते हैं उसको, मतलब कि बी से बेरी-बेरी की कमी हो जाती है, मतलब कि रोग हो जाता है। और सी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो यह आप लोगों को याद होना चाहिए। तो कह रहा है कि घाव भरने में सहायक विटामिन सी होगा, इसका आंसर डी सही है। निम्नलिखित में किसका वेधन क्षमता अधिक होता है? यह कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। अल्फा कण है या बीटा कण है, गामा कण है, न्यूट्रॉन है, तो इसका आंसर 8 का सी हो जाएगा। गामा किरणें होती हैं जिसका वेधन क्षमता अधिक होता है। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? यह इसको आपको बहुत जानना ज़रूरी है। सूर्य में जो ऊर्जा की प्रक्रिया पैदा होती है, वह होता है संलयन से। याद रखिएगा संलयन से होगा। सूर्य याद रखने के लिए इसको रखिएगा, सूर्य है संलयन से। अब इसमें पूछ रहा है कि संलयन यूरेनियम का विखंडन है, तो ये तो होगा नहीं। अब हीलियम का संलयन है या हाइड्रोजन का संलयन है या उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं का समन्वय है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हाइड्रोजन का संलयन होगा। अब यही जो हाइड्रोजन के संलयन से होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा एक और चीज़ होता है यहाँ पे, जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन बम जो होता है, हाइड्रोजन बम वह भी
इसी पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन पर। और उसके बाद से अगर आपको विखंडन की बात आ जाएगी तो परमाणु जो बम होता है, परमाणु बम, वह नाभिकीय विखंडन पर सिद्धांत पर कार्य करता है, विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रख लीजिएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, यह पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वही है श्रृंखला अभिक्रिया पर। इसका आंसर अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? जो जलवाहित रोग है मतलब कि जल के द्वारा रोग होने वाला है, कौन सा है? दस्त है, फ्लू है, चिकन पॉक्स है, मलेरिया है। तो जो मलेरिया जो होता है यह होता है मादा एनाफिलीज से। तो इसका आंसर जल से होने वाला है तो वो दस्त हो जाएगा। जो हम लोगों का दस्त होता है वह जलवाहित रोग होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है? जो ग्लूकोमा होता है मानव शरीर की किस अंग की बीमारी है? तो ग्लूकोमा जो होता है वह आंख की बीमारी है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। फेफड़ा में जो होता है, फेफड़ा में वह टीबी, जैसे कि फेफड़ा में अगर इन्फेक्शन होता है तो टीबी हो जाता है। अगर कुछ दिन तक जैसे खांसी हो जाती है तो 21 दिन के बाद से, अगर 21 दिन चाहे 2-3 महीने अगर रह जाए तो आदमी को टीबी धर लेता है। कान से सुनाई न देने वाला है, और हृदय का जो होता है बीपी बढ़ जाता है या लो हो जाता है, तो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोमा जो होता है मानव शरीर के किस बीमारी का अंग है? तो वह अंग की बीमारी है, तो आंख का है। मेरा नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ रहता है, मतलब कि किस ग्रंथि में रहता है? तो वह होता है यकृत में। इसका आंसर ए सही हो जाएगा, जो संचित रूप से भंडारित रहता है। 13 का आंसर ए सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है? तो वह दी जाती है ब्रिक या किडनी की खराबी होने से डायलिसिस किया जाता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि ब्लड बनना बंद हो जाता है, तो इसीलिए उसमें आपके शरीर, किसी भी के शरीर में अगर यह किडनी या ब्रिक खराब हो जाता है तो वह डायलिसिस करके ही उसको मतलब कि रखा जाता है। आगे देखेंगे, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र कौन सा है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र कौन सा है? वह है बैरोमीटर, जो 15 का आंसर बी सही हो जाएगा। आगे, परमाणु के नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग किरणें कौन सी है? तरंग किरणें कौन सी है? परमाणु के नाभिक परिवर्तन के फलस्वरूप तरंग किरणें कौन सी है? अवरक्त किरणें हैं, प्रकाश तरंगे हैं, एक्स किरणें हैं, वाई किरणें हैं। तो 16 का आंसर डी सही हो जाएगा, वाई किरणें हैं। नेक्स्ट है यूरेनियम 235 नाभिक न्यूक्लियस में मतलब कि क्या होगा? तो इसका आंसर 17 का आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या 235 होगी। यह देखिए कि दिया है कि यूरेनियम 235 नाभिक में न्यूक्लियस में होंगे। तो देखिएगा नाभिक में जो होता है, किसी मतलब कि किसी परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? तो प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन होता है। इसमें कई चीज पूछता ये है, जैसे ये पूछ दे कि यूरेनियम 235 में कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियस में होंगे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो निश्चित है कि रहेंगे। अब रही बात कि कभी कभी पूछता है परमाणु क्रमांक या परमाणु भार। तो परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉन जितना होता है उसी को हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। और प्रोटॉन जो होता है, जो प्रोटॉन होता है धन आयन होता है, और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह होता है ऋण आयन। और न्यूट्रॉन मतलब कि इसका नाम से ही पता चला है कि न्यूट्रॉन का मतलब कि न्यूट्रल है, न वो धन आयन है न ऋण आयन है, तो इसीलिए इसको न्यूट्रॉन नाम रखा गया है। तो यह चीज आपको जानना जरूरी था, समझे। अब रही बात, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि यूरेनियम 235 नाभिक के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 235 होती है, तो इसीलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई देती है जबकि ध्वनि स्रोत का परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए? तो 16.8 मीटर होता है, याद रखिएगा 16.8 मीटर होता है। लेकिन अगर आंसर में 17 मीटर दिया हुआ तो इसका आंसर 17 मीटर ही होगा। कभी कभी आंसर में 16.8 मीटर दे देता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जैसे 16.8 अगर वो आंसर दिया तो, नहीं तो 17 मीटर दिया है तो इसका आंसर 17 मीटर होगा। क्या होता है कि जैसे हम यहाँ से बैठे हुए हैं, यहाँ 17 मीटर से अगर दूरी मतलब दूर रहेंगे, 17 मीटर से कोई परावर्तक आएगा, बस मतलब 17 मीटर के अंदर से, जैसे घर में देखिएगा, किसी घर में आप रहेंगे 12 फीट होगा चाहे 10 फीट होगा, तो यह प्रतिध्वनि नहीं है, ये गूंजता कुछ ही दूसरा चीज है। लेकिन जो प्रतिध्वनि आ गया उसके लिए कम से कम, बहुत कम से कम, माने जैसे यहाँ से परावर्तक सतह से बीच की दूरी कम से कम 17 मीटर होना चाहिए, तभी जाकर के यह प्रतिध्वनि आएगी इधर से। जैसे मान लीजिए यहाँ से आदमी बोलता है तो यहाँ से परावर्तक दूरी 17 मीटर कम से कम होनी चाहिए,
तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। यह जो है 18 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है प्रतिध्वनि के लिए, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कभी अभी यहीं पे तुझे दे दिया कि 17 मीटर से कम या 17 मीटर से अधिक या 17 मीटर से कम 17 मीटर, तब वहाँ पे कन्फ्यूज होने लगता है कि कौन सा आंसर होगा। तो ये याद रखिएगा कि इसमें जो होता है प्रतिध्वनि है 17 मीटर, कम से कम 17 मीटर होना चाहिए, तब जाकर के प्रतिध्वनि आएगी। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। यह कौन सा है, तो रडार है, सोनार है, क्वासार है या पल्सार है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सोनार जो होता है, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं के पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो विद्युत ऊर्जा है, मतलब कि जो विद्युत आपको मिलता है करंट, उसको यंत्र में चेंज करेगा, तो वह हो जाएगा मोटर, विद्युत मोटर हो गया। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। डायनमो जो होता है इसी का विपरीत होता है, यह यंत्र है, और वह यंत्र क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक जो होता है ट्रांसफार्मर, यह होता है उच्च 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 जो है उच्च बोल्ट को, मतलब कि उच्च बोल्ट को निम्न बोल्ट में कन्वर्ट करता है। मतलब करंट जो होता है ना, उसको उच्च बोल्ट को कम या कम बोल्ट को अधिक बनाता है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि विद्युत मोटर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, और इसी का जो उल्टा होता है डायनामो, वह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, विद्युत मोटर। आगे देखेंगे किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। बृहस्पति को जुपिटर भी कहते हैं, और यह जो होता है येलो कलर का होता है, यानी कि पीला कलर का होता है। शुक्र होता है जो चमकीला होता है, चमकीला होता है, ठीक है। यह जो शुक्र जो है दूसरे नंबर का ग्रह है, जो सूर्य से दूरी पर बुध के बाद से दूसरे नंबर पर ग्रह होता है, ठीक है। और इसका जो शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक। तो लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल ग्रह को बोलते हैं। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि उस ग्रह का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम से उदय होता है। जो सूर्य है वो पश्चिम से उदय होता है, उस ग्रह का नाम बताना है। तो इसको देखिए हम डिटेल में समझते हैं। देखिए क्या है कि सूर्य है, और सूर्य से पृथ्वी के, जैसे कि आप हर एक ग्रह को देखिएगा बना रहे हैं। देखिए यह बुध है, बुध के बाद शुक्र है, उसके बाद से पृथ्वी है, उसके बाद से मंगल ग्रह है, उसके बाद से बृहस्पति ग्रह है, फिर शनि है, अरुण है और वरुण है, ठीक। इसको याद रखिएगा, यहाँ से इसको एम भी ई भी, और यह होता है जे, जुपिटर बोलते हैं, SUN। और इसमें जो होता है दो ही ऐसे ग्रह हैं जो आपस में पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, वह है शुक्र है और यूरेनस है। इनमें से दोनों आंसर सही होगा अगर ये दोनों दिया हुआ है तो, ठीक है ना। याद रखिएगा यूरेनस और शुक्र दोनों होगा। अब इसका न इसमें जो है, ये जो दोनों है विपरीत दिशा में चलते हैं। इसको याद करने के लिए बुध से दूसरका है और इधर इस साइड से दूसरका है। अब यहाँ से आप दो पार्ट, यानी कि 4 इधर है और 4 इधर है। अब इनको याद रखिएगा, यह जो है आंतरिक ग्रह बोलते हैं इसको, इन दोनों को आंतरिक ग्रह बोलते हैं, इनको वाह्य ग्रह बोलते हैं, वाह्य ग्रह। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका इन दोनों हो जाएंगे आंसर में, सी और डी दोनों होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन है। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का साधन कौन सा है, तो इसका आंसर सौर सेल हो जाएगा। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सौर सेल। 23 का सी सही हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन कौन सा है, तो सौर सेल होता है। इसका आंसर 23 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है। जो वायरस होता है उसके कारण नहीं होता है। वायरस मतलब कि विषाणु के द्वारा नहीं होता है। तो ये वायरस हो गया VIRUS, ठीक। और उसके बाद से विषाणु होता है, याद रखिएगा विषाणु। इन दोनों को याद करने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास, वह है, इसका है ट्रे रे छोटी माता, ट्रे रे छोटी माता ए डे पी, खपोचे गई, ठीक है। अब वायरस से नहीं वाला पूछ रहा है, इसका मतलब कि इसमें से जो होगा वह होगा एक, जो छोड़ करके एक, मतलब कि जो वायरस से होने वाला है उसको छोड़ करके 3 ठे जीवाणु के होंगे। तो इसको डिप्लेसिगोनिटिटी को काली खांसी है, डी प्ले सी गो नी
टी को काली खांसी है, खांसी है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए टाइफाइड है, यह इससे जो टी से है टाइफाइड हो गया, तो ये तो आंसर नहीं होगा, यह विषाणु से होने वाला है। काली खांसी और चेचक, डिप्लेस सिग्नेटी को काली खांसी है। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है कि चेचक है, यह इससे वायरस से होता है। और सार्स हो गया खसरा, यहाँ से खसरा हो गया, ये भी होता है। इसका टाइफाइड हो जाएगा, यहाँ पे जो टाइफाइड है वह वायरस के कारण नहीं होता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 24 का आंसर डी सही होगा। आगे, एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है, एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है किसका, तो वह जो है दिया हुआ है कि फास्फोरसेंट का, जर्मेनियम का, सिलिकॉन का, गैलियम आर्सेनाइड का, तो इसका आंसर 25 का आंसर डी सही हो जाएगा। गैलियम आर्सेनाइड का बनाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अर्धचालक है। यह पूछ रहा है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है, इसमें से कौन सा अर्धचालक है वो, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, टेट्रावायलेंट हो जाएगा, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अब इस देखिए ये क्यों अर्धचालक क्यों बोलते हैं इसको, इसमें जो चालक होती हैं उसका कारण क्या होता है कि यह जो गर्म होता है, जब यह इसका ट्रांजिशन बनता है, अगर यह गर्म होगा तो इसमें धारा प्रतिरोधकता कम हो जाती है। शुरू में प्रतिरोधकता कम होता है, लेकिन जो जितने गर्म होगा वह प्रतिरोधकता बढ़ती जाती है उसकी, मतलब कि प्रतिरोधकता कम होती जाती है, कि मतलब कि उसका रुकावट कम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर इसीलिए ए सही हो जाएगा। त्वरित ऊर्जा पाने के लिए एक एथलीट को चाहिए क्या चाहिए, तो इसको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। आगे, सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है, जो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी को प्राप्त करते हैं, जो विटामिन सी होता है यह स्कर्वी, अगर इसकी कमी से जो होता है स्कर्वी होता है। बी की कमी से बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी। और ए की कमी से रतौंधी होता है, इसको याद रखिएगा। डी की कमी से जो होता है रिक्टेस होता है, रिक्टेस होता है। ठीक है, और यह सूर्य के प्रकाश से मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो गया कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त हम क्या करते हैं, तो विटामिन डी प्राप्त करते हैं, तो इसका आंसर 28 का डी सही होगा। इंसुलिन की कमी से कारण से होने वाला रोग होता है, वह जो डायबिटीज होता है वह इंसुलिन की कमी से होता है। बेरी बेरी बी की कमी से होता है, कैंसर ल्यूकेमिया को बोलते हैं। और एनीमिया जो होता है शरीर में आयरन की कमी, यानी कि आयरन की कमी के कारण से होता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा क्या होता है, तो वह होता है डायबिटीज, तो इसीलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। दूध की घनत्व निम्न उपकरण के द्वारा नापा जाता है, तो यह जो होता है दूध से, जैसे दूध से यानी मिल्क से कोई भी चीज के लिए अगर आप आएंगे तो उसमें लैक्टो का जब बात आएगी ना, लैक्टो, तो वह लैक्टो से ही कार्य करता है, तो इसका आंसर लैक्टोमीटर होता है। पायरोमीटर होता है जो उच्च तापमान को नापने के लिए कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश अगर मापा जाए तो पायरोमीटर के द्वारा मापते हैं। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, आप लोग बताना है। और जिसको आए वो मतलब कि जो आंसर आपको सही आ रहा है तो आप इसमें मैसेज कीजिए कि आपको 31 का आंसर क्या हो जाएगा। तो सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए होता है, इसका आंसर 31 का ए सही हो जाएगा। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, सूर्य की किरणों को जो मापने वाला उपकरण कौन सा होता है, एस्टोमीटर होता है, कैस्कोग्राफ होता है, एक्टियोमीटर होता है, बैरोमीटर होता है। तो बैरोमीटर तो यह जो मौसम की आर्द्रता को मापने के लिए होता है, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, सी है, एक्टियोमीटर होता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है, याद रखिएगा। ऑप्शन है हॉपकिंस है, रोएंटजन है, मार्कोनी है, मोर्स है, तो ये इसका रोएंटजन है, एक्सरे का रोएंटजन है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। रिएक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता मापता है, रिएक्टर जो स्केल होता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। सिस्मोग्राफ भी होता है, रिएक्टर स्केल जो होता है वह होता है भूकंप को मापने के लिए। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई के रूप में माप सकते हैं, कैलोरी, केल्विन, जूल, अर्ग, तो खाद्य ऊर्जा को हम लोग कैलोरी के इकाई में माप सकते हैं, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। डॉक्टर सर सीवी रमन रमन को उनके किस कार्य पर नोबेल पुरस्कार मिला था, तो सीवी रमन को मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन का आधार जो होता है के कार्य पर मिला था नोबेल पुरस्कार। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है, यह सोयाबीन से पहले क्वेश्चन मिला हुआ है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किए थे, तो टेलीविजन का आविष्कार कौन किया था, तो जे एल बेयर्ट किए थे, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा।
रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो रडार का उपयोग करते हैं वह समुद्र में जो भी जो भी वस्तु है उसको देखने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जहाजों वायुयानों आदि ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर एक प्रकार का है, क्या है? हाइड्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, अल्टीमीटर है, अमीटर है। तो ये तो दोनों होगा नहीं। देखिए, लैक्टोमीटर एक है, वो हाइड्रोमीटर है। हाइड्रो मतलब कि पानी का घनत्व को मापने के लिए होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। जो इसे द्रव का घनत्व मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो वही एक द्रव है जो लैक्टोमीटर, जो एक द्रव को मतलब कि दूध को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, उसको हाइड्रोमीटर बोलते हैं। और हाइग्रोमीटर जो होता है, वायु में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। डायबिटीज बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? जो जो है मतलब कि किस बीमारी अंग को प्रभावित के कारण से डायबिटीज होता है? तो पेंक्रियाज जो होता है ना, पेंक्रियाज की कमी से इंसुलिन छोड़ना बंद कर देता है, जिससे कि हमारे शरीर में मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। नेक्स्ट, रोग पानी के माध्यम से होता है। इसमें से कौन सा जो रोग है वो पानी के माध्यम से होता है? तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, हैजा है जो पानी के माध्यम से होगा। यह जो है मलेरिया है, मलेरिया यह मादा एनाफिलीज के द्वारा होता है। यह प्लेग जो होता है सुअर की, प्लेग नहीं, चूहा से पैदा होता है प्लेग। और टाइफाइड जो होता है ना, वह जैसे गंदा हाथ धोते हैं, गंदे हाथे खाना खा लेते हैं, मतलब कि फूड पॉइजन, मतलब कि अगर शरीर खाना अगर अशुद्धता जाए तो इसीलिए टाइफाइड हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पानी के माध्यम से होने वाला हैजा रोग होता है। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? विषाणु से होता है, याद रखिएगा, विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है? तो यह हो जाएगा 43 का आंसर डी सही है, ऑप्शन डी सही होगा। एक कीड़ा वायु को संपीड़क में संपीड़ित करने के लिए किया गया कार्य न्यूनतम होगा जब सूचकांक का मान कितना हो जाएगा? तो 44 का आंसर हो जाएगा 1.41 होगा। एक यंत्र जो दशमलव को द्विधारी अंक में बदलता है, जो द्विधारी यानी कि 0 और 1 में बदलता है, तो वह कंप्यूटर सीपीयू होगा। इसका 45 का आंसर क्या हो जाएगा? एनकोडर, एनकोडर बोलते हैं, इसका आंसर भी सही हो जाएगा। आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को कहते हैं, यहाँ देखिए अभी पूछ लिया, आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो यह जो होता है बैरोमीटर होता है, मौसम संबंधी जानकारी को प्राप्त करता है, बताता है। थर्मामीटर मनुष्य के शरीर में जो तापमान को मापने के लिए होता है, मनुष्य की तापमान को मापने के लिए होता है। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर जो होता है द्रव की घनत्व को मापने के लिए कहता है। और यह आर्द्रता यानी कि वायु की आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वायु की आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं, मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर 46 का आंसर सी सही हो जाएगा। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है मलेरिया, इसका आंसर डी सही हो जाएगा 47 का। आगे, रेलगाड़ियों में डायनोमोमीटर का कार प्रयोग होता है, किसके लिए? तो यह होता है, जैसे रेलगाड़ियों में डायनेमोमीटर का प्रयोग होता है, किस लिए होता है? तो इसे पटरियों की अवस्थाओं को रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नियॉन लैंप का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? 49 का आंसर सी सही हो जाएगा, सैमुअल कोहेन है जो नियॉन लैंप का आविष्कार किए थे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है? गुरुत्वाकर्षण के नियम, तो जो गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे? तो वह दिए थे न्यूटन ने। इसका आंसर बी सी सही हो जाएगा। जो गैलीलियो थे दूरबीन के खोज किए थे। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? घड़ी में क्या होगा? तो घड़ी में अगर चाबी भर देंगे तो वह स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो जाएगी। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा 51 का। आगे हम लोग देखेंगे 52, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे अस्थायित्व या स्थिरता में वृद्धि होती है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ जाता है जैसे जैसे क्या होगा? गहराई और खारापन बढ़ता है। गहराई कम होता है तो खारापन में वृद्धि होती है, गहराई बढ़ती है और खारापन कम हो जाता है, गहराई और खारापन बढ़ता है। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जैसे जैसे गहराई और खारापन बढ़ेगा। किसी झील के जल का गुण अन्य द्रव जैसा ही हो तो बहुत अधिक ठंड पड़ने पर झील का जल क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऊपर के तली की ओर जाएगा। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन होता है? मतलब कि, तो यहाँ पे देखिए, द्रव की अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर
मीटर का प्रयोग करते हैं। दूध की परिशुद्धता के लिए भी हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी लैक्टोमीटर जो होता है हाइड्रोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। और वायुमंडलीय दाब होता है वह बैरोमीटर के प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। जो अपेक्षित आर्द्रता होती है, वायु में अपेक्षित आर्द्रता यानी घनत्व को, आर्द्रता को मापने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा 55 का। आगे हम लोग देखेंगे प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्रता से पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल की परत जो रेडियो तरंगों की को पृथ्वी पर वापस परिवर्तित करते हैं उसे कहते हैं आयन मंडल बोलते हैं। रेडियो तरंगे जो होती हैं वह आयन मंडल से वापस चली आती हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा 57 का। समताप मंडल में जो होता है स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। इसमें समताप जो होता है, समताप जो मंडल होता है, इसमें ओजोन परत ऊपरी सतह पे पाई जाती है। जो क्षोभ क्षोभ सीमा है जो क्षोभ सीमा है इसको नहीं जाते हैं। और क्षोभ मंडल जो है ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। इसमें मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है वह क्षोभ मंडल में होता है। तो इसका आंसर रेडियो तरंगे जो वापस आती हैं वह आयन मंडल से लौट के आती हैं। तो 57 का आंसर सी सही हो जाएगा। यह 58 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब, कब होगा यह? तो यह हो जाएगा जब सूर्य है, सूर्य चंद्र ग्रहण जब होगा, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। सूर्य जो है चंद्रमा, और मैंने यहाँ पे चंद्रमा लिख देता है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होगा चंद्र ग्रहण लगेगा। और यहीं पे सूर्य ग्रहण जब होगा तो सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है यहाँ पे। तो यह सूर्य ग्रहण हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर जो है चंद्रमा का जो प्रकाश नहीं आएगा, तो बीच में अगर सूर्य नहीं रहेगा तभी आएगा, तो वह चंद्र ग्रहण हो जाएगा। और जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आएगा उस समय सूर्य ग्रहण होगा। और सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर कभी तभी नहीं आ सकता है जब चंद्रमा बीच में होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होगा? वास्तविक होता है, आभासी होता है, पलट कर बन सकता है, वस्तु से जरा भी छोटा होता है। तो जो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है आभासी होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। दंत चिकित्सक का दर्पण होता है, जो दंत चिकित्सक होता है उसका दर्पण कौन सा होगा? इसमें से अवतल दर्पण उत्पन्न प्रयोग करता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण किसके, उसके आयाम से करते हैं, आवृत्ति से करते हैं, तरंगदैर्घ्य से करते हैं, या वेग से करते हैं? तो यह करते हैं ए से, आयाम से करते हैं। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ध्वनि की उच्चतम वेग में, वेग से मतलब ध्वनि की उच्चतम वेग से क्या होगा? उच्चतम वेग से। तो इसका आंसर 62 का डी सही हो जाएगा। 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्रता वायु में गमन करती है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि परावर्तन के कारण होता है। तो इसका आंसर, प्रतिध्वनि का मतलब कि किसी सतह से, सरफेस से जाकर के टकरा कर वापस आ जाए उसी को प्रतिध्वनि बोलते हैं। तो यह परावर्तन का, ध्वनि का परावर्तन होगा। तो 63 का आंसर ए सही हो जाएगा। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुम्बकों के बनाने के लिए उपयुक्त है? जो विद्युत चुम्बकीय पदार्थ जो बनाते हैं वह नर्म लोहा से बनाते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा 64 का। इतना ही क्वेश्चन था। तो आप लोग देखिए 63-64 नंबर क्वेश्चन है ये सब। यह देखिएगा और इसको मैसेज कर बताइएगा कि हाँ आपको कितना आंसर सही हुआ, और आंसर बताइएगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।